सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं एक आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट हूँ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मस्ट डू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि जेई एडवांस को अब बस 6 हफ्ते ही बचे हैं, तो 40 दिन से भी कम समय बचा है और आप समय को वेस्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे पता है कि लोगों के मन में जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि भैया कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सबको इक्वल वेटेज देना चाहिए। इस वीडियो में वो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर होने वाला है। इस वीडियो को आप A to Z देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कि भैया कैसे पढ़ना है और मतलब कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज अपना देना है। ठीक है। और ये याद रखिए कि मैं इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ जेई एडवांस से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं देखें तो एक बार मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग और मैंने कुछ 1-2 ट्रिक्स भी बताई थी, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली 3rd वीडियो है, तो ये सीरीज़ का 3rd वीडियो है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अपन तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथ्स की भी। ठीक है, फुल लिस्ट बता दे रहे हैं और ये मैंने PYQ के बेस पे निकाला है। ठीक है, लास्ट 10 साल के PYQ। ठीक है, क्योंकि रीसेंट वाले अपने थोड़े ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। ठीक है, और याद रखना है आपको, सोर्स लिमिटेड रखना है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जितना आप कर लोगे एक ही रिसोर्स को, वो ज़्यादा बेटर है। और PYQ की तरफ ही जाइए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आप स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल जैसे HC वर्मा हो गई फिजिक्स की थ्योरी के लिए। ठीक है, कोचिंग मटेरियल हो गया आपका केमिस्ट्री के लिए। मैथ के लिए कुछ भी उठा लीजिए, कुछ ऐसा, बस आपको थ्योरी देखनी है, फॉर्मूले देखने हैं, बाकी फिर आपको सीधे PYQ करना है और कुछ नहीं। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है किसमें कितना वेटेज रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स में मैंने लगभग, मेरा स्कोर इतना रहा था जेई एडवांस में, तो आई कैन गाइड यू अच्छे से कि कैसा रहेगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैटेगरी 1 में फिजिक्स में बताता हूँ अच्छे से। EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लगभग 10% वेटेज रहता है, जिसका मतलब 12 मार्क्स हो गया। कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिला के 24 मार्क्स का ये आ जाता है, 24 मार्क्स का। लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस तो फिर भी डुएबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और EMI पे हाथ बैठाना कंपेरेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं इसलिए इसे ईजी वाली कैटेगरी में नहीं रखता। अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तो ज़रूर इसे करके जाना है, क्योंकि 24 मार्क्स आप छोड़ नहीं सकते 120 में से। ठीक है, अब बात आती है, ये वाले चैप्टर इजी हैं, स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल करके जाना ही चाहिए। मतलब अगर आपने, आपकी तैयारी नहीं है ना, तो भी ये वाले तो मस्ट हैं ये। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, कैलोरीमेट्री जैसा होगा, बहुत ही ईजी चैप्टर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड है। 3 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कभी कभार ज़्यादा का भी आ सकता है। ऐसे हीट ट्रांसफर हो गया, 8 मार्क्स का हमेशा आता है। और KTG और थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो ये आप इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन 12 मार्क्स तो यहाँ के आपके मैं बता रहा हूँ काफ़ी डुएबल है और ईजी होता है स्कोरिंग है। अगर PYQ करके जाओगे तो गारंटी लेता हूँ ये तो आराम से हो ही जाएंगे। और इवन KTG और थर्मोडायनेमिक्स अगर आपका हाथ बैठा हुआ है तो 15 मार्क्स तो फ्री के हैं ये, मतलब डुएबल सिर्फ ये वाले। ठीक है, अब इसी में आपकी कैटेगरी 2 भी है, इसी के अंदर सब कैटेगरी है मॉडर्न फिजिक्स की। भैया ये तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स गॉड मान लो आप फिजिक्स का। मतलब फिजिक्स में अगर कुछ नहीं पढ़ा ना तो मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ के आना। 15 मार्क्स के, इवन पिछले साल तो 25 मार्क्स का तो मॉडर्न ही मॉडर्न भरा पड़ा था। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का मॉडर्न था पिछले साल। अब तुम सोच लो कि भैया इसको तो स्किप करा ही नहीं जा सकता, तो मॉडर्न तो भैया करना ही है। अगर आप हिसाब लगाओगे ना, हीट और मॉडर्न मिला के ही पता है कितने मार्क्स हो गए, लगभग 30-40 मार्क्स तो यहीं हो गए। हाँ मुझे पता है आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, बट भाई इसमें ये हीट और मॉडर्न के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत डुएबल होते हैं। तो इसका आप अगर 40, चलो ठीक है 40 नहीं आएंगे, एटलीस्ट भाई 25-30 तो आएंगे। डुएबल होता है भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मतलब ईजी तो नहीं, बट अच्छे क्वेश्चन और डुएबल रहता है, कंसेप्ट अच्छा रहता है, प्रिपरेशन अच्छी है तो डुएबल है। मेरे आए हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है ऐसे वाले जिनका वेटेज थोड़ा कम है लेकिन ये होते ईजी हैं। ऐसे चमो साउंड की 8 मार्क्स का एवरेज आता है, आसानी से कवर किया जा सकता है। और बट हाँ आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा, हाँ मार्क्स मतलब इतने ज़्यादा नहीं है 8 मार्क्स, बट सुनने में कम लग रहा है, लेकिन एडवांस वाले दिन ये गेम खिल जाता है भैया। ये कट ऑफ लिस्ट से अंदर बाहर हो जाते हैं लोग। ठीक है, इसी पे IIT किसी को मिलता है, किसी को NIT पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो SHM साउंड आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये हीट और मॉडर्न और SHM, ये अगर आप इनको मिला लो तो यहीं पे लगभग आपके 48-50 मार्क्स तो यहीं बन गए। ठीक है भाई, आधा पेपर लगभग, ऑलमोस्ट आधा लगभग हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं वो थोड़े
हाई एफर्ट वाले हैं, मतलब जो भी होंगे हाई एफर्ट लगेगा इसमें, एफर्ट इतना आसानी से नहीं लगने वाला। अभी एक और इसमें, लेकिन मैं अभी आपको एक कैच और बताऊंगा, रुको ज़रा पूरी वीडियो सुनो, ठीक है। ये ऑप्टिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ऑप्टिक्स में अच्छे खासा रहता है, सर्कुलर मोशन में भी आ जा रहा है, पिछले साल आ गया था 6 मार्क्स का। इलास्टिसिटी, एरर और यूनिट एंड डायमेंशन, ये मत छोड़ना, ये तीनों, ठीक है। ये और ये तीनों मत छोड़ना, ये इजी सब्जेक्ट हैं, ये स्कोरिंग है, ठीक है। आरबीडी भाई, आरबीडी छोड़ सकते हो अगर आपका नहीं है हाथ बेटा, बट अगर वो इजी आ गया तो फिर आपका कट भी सकता है। जैसे कि मेरे साल में आरबीडी बहुत इजी था, अगर मैं आरबीडी छोड़ के आता तो मेरी पिटाई हो जाती पेपर में, ठीक है। तो इजी वाला मैंने कर रखा था, इतना मेरा था कि हाँ नॉर्मल क्वेश्चन आया तो कर दूंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आया तो छोड़ दूंगा, ये था मेरी प्रिपरेशन। यूनिट डायमेंशन, एरर और इलास्टिसिटी मत छोड़ के जाइए, ये फ्री के नंबर है, 15 नंबर, ठीक है। तो अगर आप हिसाब लगाओ, यूनिट, एरर, इलास्टिसिटी, एसएचएम, कैलोरीमेट्री, हीट, मॉडर्न मिला के लगभग 50-60 नंबर तो यहीं हो गए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है, तो भैया मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्लियर मैं और कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भैया साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन चैप्टरों को तो मस्ट है, ये करके जाओ, ये ईजी है और हाई स्कोरिंग है, ठीक है। बाद में अपना आप दिमाग मारो मैकेनिक्स में, बाकी चीज़ में, आरबीडी में, ये सब लास्ट में मार लेना दिमाग, पहले ये सब कर लेना, ठीक है। अब बात आती है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा देखो रायता फैलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिछले साल बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है, जैसे 20-25 मतलब मार्क्स का रहा था, ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन का भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, इंटीग्रल कैलकुलस हमेशा बहुत ज़्यादा आता है, मतलब आधा पेपर आप कह सकते हैं 50 मार्क्स का कोऑर्डिनेट और इंटीग्रल कैलकुलस ही भरा था, ठीक है। आप एसओटी वगैरह छोड़ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही यूजलेस लगते हैं मेरे को, तो मतलब कोई सेंस नहीं है। मैं एसओटी में ऑनेस्टली बताऊं, मैं एसओटी पढ़ के ही नहीं आता, सीधी बात। मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती थी, ये वैसे भी टफ अगर देंगे तो नहीं होता है एसओटी का, ठीक है। अब बात आती है क्या आप कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी मत छोड़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बन जाते हैं ये क्वेश्चन, ऐसी मैट्रिसेस मत छोड़ के जाना, ये थोड़े कंपेरेटिवली ईजी हैं। और ऐसी पीएनसी का मैं ईजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभार ईजी फंस जाता है, तो आप ये 3 चैप्टर को दे सकते हो पहले अपना प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर कर्व, अगर आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको अगर आता है तो एरिया अंडर कर्व को ज़रूर करके जाइए, क्योंकि ये डुएबल रहता है। ऐसे डिफरेंशियल भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी, ठीक है। और बाकी वेक्टर 3D वगैरह तो ये सब तो टफ ही है, मतलब मैं कहूँगा टफ है, क्योंकि मुझे टफ लगता था, तो भैया मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मार्क्स आए नहीं थे, मेरे शायद 35 के अराउंड आए थे 120 में, तो मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि गड़बड़ हुआ था मामला, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मैथ में ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेरी कम थी, तो लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका खेल अच्छा खासा बैठ सकता है, ठीक है। अब आता है केमिस्ट्री, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, मतलब ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट यही था, और केमिस्ट्री पे तो अपना पूरा हाथ बैठा था, इसी की वजह से अपन आईआईटी के अंदर हैं। तो जयराम जी की, अगर आपको पता हो तो मेरे केमिस्ट्री में इतने नंबर थे कि जेई मेंस का मेरा कट ऑफ जनरल वाला ऐसे ही क्लियर हो गया था, सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से ही, ठीक है। तो ये हमेशा पावरफुल सब्जेक्ट रहा है मेरा, तभी मैं आईआईटी के अंदर जा पाया हूँ। हाँ, जेई एडवांस वाले दिन मैंने हक दिया था 2018 में, ये सिली मिस्टेक सो बहुत हो गई थी, ये तभी मैं आपको बोलता हूँ सिली मिस्टेक्स मत करा करो। जैसे कि मैंने बताया था 2A की वैल्यू मैंने ए मार्क कर दी थी, ये सब मैंने पेपर वाले दिन करी थी, इसलिए मैं बोलता हूँ डायरी बनाओ एक, उसमें अपनी सिली मिस्टेक्स लिखो, ठीक है। हाँ, अब आते हैं अपने वेटेज वाले पे। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब ये आपको मानना पड़ेगा। 8 से 10 मार्क्स का आ रहा है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो भी है इसको आपको करके जाना है। ये मतलब देखने में लगता है कि ये क्या पूछ लेंगे, बट पूछ लेते हैं इसमें, तो एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भैया, अब ऑर्गेनिक में क्या बोलूँ, 40 मार्क्स का तो आता ही है ऑर्गेनिक, और क्या बोलें, इसमें एरोमेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोकार्बन्स, बाकी तो फिर आप देख ही सकते हैं कितना आता है, ठीक है। बट ऑर्गेनिक पूरी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक थोड़ी लॉजिकल होती है, तो मेरे हिसाब से डुएबल है, तो भाई कर लेना ऑर्गेनिक। काइनेटिक, बाकी फिजिकल तुम्हारा इनऑर्गेनिक में, देखो इनऑर्गेनिक में तो पी ब्लॉक ही बाप है सबका, कुछ नहीं है तो पी ब्लॉक। वैसे पी ब्लॉक में भंडारा है, तुम पढ़ने को तो हर चीज़ पढ़ सकते हो, पर ख़त्म नहीं होता पी ब्लॉक, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए मेरा था कि ऑर्गेनिक और फिजिकल पे ध्यान दो, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक जयराम जी की देखा जाएगा, ठीक है। तो अपना था कि काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम अपन ने पढ़ रखा था, बॉन्डिंग ठीक ठाक थी, सरफेस वगैरह ये अच्छे से करा था मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन तो इससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इजी होते हैं, ठीक है। ऐसी कोऑर्डिनेशन में कभी का टफ बना देता है, पर इलेक्ट्रो में तुम कर सकते हो। ऐसी एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा रिलेट हो जाता है अपने उससे, फिजिक्स से, ठीक है। ऐसी थर्मोडाइनमिक्स भी कर लिया था, थर्मोडाइनमिक्स इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं कि फिजिक्स में कवर कर दिया, ठीक है। तो ये अपना ये रहता है बेसिक सा। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा किस
सब्जेक्ट पे, मतलब किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। और भाई अभी भी मैं ये कह रहा हूँ PYQ करो। थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना, थ्योरी का मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। फिजिक्स में अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो HC वर्मा लो, PDF डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी, उसको रीड कर लो, थ्योरी समझ जाओगे। मैथ के लिए क्या करना है, तो मैथ एक डाउटफुल चीज़ हो जाती है। मैथ के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मैथ में आपको फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है। हो सके तो सिंगेज अगर आप पे पढ़ी है तो उसके बेसिक आप देख सकते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट वो टफ ही लगेगा आपको, इतना मैं श्योर हूँ। तो मेरा मानना है अपने किसी कोचिंग मटेरियल का उठा लो, उसमें थ्योरी देख लो, बस थ्योरी, जैसे इसका क्या है, सर्कल का, ठीक है, बेसिक थ्योरी रीड मारो, PYQ पे आ जाओ। मैथ में तो ये केमिस्ट्री का देखो भाई, केमिस्ट्री का तो आपको अपने हिसाब से लगाना है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ है, ठीक है। मैंने खुद अपने पर्सनल नोट्स यूज़ करे थे, जो कि मेरे पास है नहीं ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए तो मेरे पे रेजोनेंस का मटेरियल था ही, और क्या बोलते हैं, हाँ मेरे पे रेजोनेंस का मटेरियल था केमिस्ट्री का फिजिकल के लिए, और इनऑर्गेनिक के लिए भी मैंने यही करा था, और NCERT से ज़्यादा मैंने और कुछ करा नहीं था। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का सोर्स। ऑर्गेनिक के लिए मेरे खुद के गॉड नोट्स थे, तो जयराम जी की उनकी, तो ये था मेरा सोर्स, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं बाकी। और इस वीडियो को हम यही अंत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।